हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम राष्ट्रकूट शासकों का विवरण देखेंगे, जिसमें आते हैं नंबर 1 पर दंती दुर्ग। 736 ईस्वी से 756 ईस्वी तक शासनकाल था इनका। राष्ट्रकूट उत्कर्ष का प्रारंभ करते हैं। मान्यखेत राजधानी थी। कांची, कलिंग, कौशल, श्रीशैल, मालवा, लाट और टंक पर विजय प्राप्त करके राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना करते हैं। ये कोई संतान नहीं थी इनकी। उज्जैनी में हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ भी किया था इन्होंने, और कीर्तिवर्मन द्वितीय को युद्ध में पराजित किया था। उपाधि महाराजा अधिराज, परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधि धारण करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है, चालुक्य शासक विक्रमादित्य ने उनको पृथ्वी वल्लभ खड़गलोक की उपाधि दी थी, जो चालुक्य शासक था। दक्षिण पथ के क्षेत्र में राष्ट्रकूट राजवंश चालुक्य उत्तराधिकारी बन गया था। वातापी चालुक्यों प्राय वे दंती दुर्ग के अधीन आते थे। वातापी और चालुक्य। राष्ट्रकूट राजवंश, इससे पहले वीडियो में मैं राष्ट्रकूट राजवंश को कंप्लीट करवा चुकी हूँ, और अब मैं इसके शासकों का विवरण नेक्स्ट वीडियो में कर रही हूँ। तो अगर आपको राष्ट्रकूट राजवंश कंप्लीट करना है तो आपको दोनों ही वीडियो देखनी पड़ेंगी। ओके, तो कृष्ण द्वितीय इसका दूसरा शासक था। 756 से 772 ईस्वी। कृष्णराज नाम था इनका, और दंती दुर्ग का ये चाचा था, जो कृष्ण प्रथम था, यानी उसका चाचा गद्दी पर बैठता है। कैलाश मंदिर इसने बनवाया था, और जो द्रविड़ कला का है कैलाश मंदिर, और आयताकार मंदिर है। ये एक कैलाश मंदिर है जो आयताकार मंदिर है। चालुक्यों की शक्ति को अविकल रूप से नष्ट किया था इसने, यानी चालुक्यों को पूरी तरह से पराजित कृष्ण प्रथम ने किया था। कोंकण वेंगी पर विजय प्राप्त की थी। उपाधि ली थी इसने इनको हराने के बाद। राजा अधिराज और परमेश्वर की उपाधि ली थी। बादामी के चालुक्यों को पूर्णतः नष्ट किया था, चालुक्यों को भी और बादामी के चालुक्यों को भी इसने नष्ट किया था। और 772 ईस्वी में हैदराबाद को अपने अधिकार में लिया था, यानी हैदराबाद को सबसे पहले अपने अधिकार में कृष्ण प्रथम ने लिया था। कृष्ण राजा को कोई भाई गोविंद अत्यंत कमज़ोर शासक होने के कारण अधिक दिन तक नहीं टिक सका। भोग विलास में मस्त रहता था वो। तो गोविंद द्वितीय 773 से 780 ईस्वी में भोग विलास में मस्त रहता था। तो इसके शासनकाल में कोई ऐसी ऐतिहासिक घटना देखने को नहीं मिलती है। और इसके बाद आता है शासक ध्रुव धारा वर्ष 780 से 793 ईस्वी तक। दो शक्तियों ध्रुव के समकालीन थी। दो शक्तियाँ थी, जो गुर्जर प्रतिहार राजा और मगध के पालवंश। ये दो शक्तियाँ थी जो इसके समकालीन थी ध्रुव के। अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि इसके समकालीन कौन कौन सी थी शक्तियाँ थी, जिसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस इतिहास में बनता है। सुव्यवस्था स्थापित की इसने राष्ट्रकूट राजवंश में आते ही। वेंगी के चालुक्य नरेश, विष्णुवर्धन, पल्लव नरेश, दंतीवर्मन और मैसूर के गंग नरेश को इसने पराजित किया था। पहला शासक जिन्हें कन्नौज पर अधिकार किया था, ये पहला शासक था राष्ट्रकूट राजवंश में जिसने कन्नौज पर अधिकार किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था इसने। इंद्रयुध को अधीन बनाया था। कन्नौज के शासक इंद्रयुध को इसने अधीन बनाया था अपने। 794 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है इसकी। गंगा यमुना को अपने राज्य चिन्हों में इसने शामिल किया है, और ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है, यानी गंगा यमुना को अपने राज्य चिन्हों में शामिल किस शासक ने किया था? तो ध्रुव ने किया था, धारावर्ष ने किया था। उपाधि निरुपम, काली वल्लभ और श्री वल्लभ। इससे पता लगता है कि ये काली का बहुत बड़ा भक्त था। गोविंद तृतीय 793 ईस्वी से 914 ईस्वी तक शासनकाल रहता है। ध्रुव का बेटा था ये, और जेठ नहीं था, यानी सबसे पहला बेटा नहीं था। ज्येष्ठ पुत्र उसका स्तंभ था, जो गंग वंश के शासन
में था, जो गंगवंश के शासन में था। उसका पुत्र स्तंभ अपने पिता के प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहा था। प्रतिनिधि के रूप में वो शासन कर देगा। जो जेठा पुत्र था स्तंभ ने अपने भाई के विरुद्ध विद्रोह कर देता है, लेकिन सफल नहीं होता। विजय अभियान गोविंद तृतीय उत्तरी भारत की ओर से रुख करता है ये गोविंद तृतीय। और गोविंद तृतीय की अनुपस्थिति पल्लव, पांड्य, चेर, गंग शासकों ने एक संघ बनाया। इसकी अनुपस्थिति यानी ये उत्तर की तरफ अपने राज्यों को जीतने के लिए जो उत्तर की तरफ चला जाता है गोविंद तृतीय, और उसमें जाते ही उसकी अनुपस्थिति में यानी जब वो शासक अब उस समय राज्य में नहीं रहता, तो उसकी अनुपस्थिति में पल्लव, पांड्य, चेर, गंग और शासकों ने इकट्ठे होकर एक संघ बनाते हैं और इसकी राजधानी पर धावा बोल देते हैं। और 802 में जब गोविंद को ये पता चलता है कि उसके शासन में इनने संघ बनाकर हमला किया है, तो तुरंत ही ये वहाँ से लौट आता है और 802 में गोविंद तृतीय ने इस संघ को नष्ट कर दिया था, यानी बहुत एक शक्तिशाली शासक था। 814 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र अमोघवर्ष मान्यखेत के सिंहासन पर बैठता है। अमोघवर्ष गोविंद तृतीय का पुत्र था। ये कन्नड़ कवि राजमार्ग की रचना की है कन्नड़ में। 814 से 878 ईस्वी तक रहता है। पूर्वी चालुक्यों व गंगों से लड़ाई करता है ये, और अपने पिता की तरह विद्वान था ये। जिनसेन महावीराचार्य और साम्यातक जिनसेन महावीराचार्य और साक्यातक इसके विद्वान रहे हैं। जैन था ये। हिंदू देवी का सम्मान करता था, यानी हिंदू देवी देवताओं का भी ये सम्मान करता था। वैसे ये जैन था। मान्यखेत को राष्ट्रकूट की राजधानी बनाता है ये अपने पिता की तरह। अरब यात्री सुलेमान ने अमोघवर्ष की गणना विश्व के तत्कालिक 4 महान शासकों में की है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। महालक्ष्मी का अनंत भक्त था ये। महालक्ष्मी को भी काफ़ी मानता था ये। संजन ताम्रपत्र से पता चलता है कि उसने एक अवसर पर अपने बाएं हाथ की उंगली चढ़ा दी थी देवी को, लक्ष्मी को। इसकी तुलना की गई है, विद्वान इसकी तुलना करते हैं अमोघवर्ष की शिव दधीची जैसे व्यक्तियों से। विरोधियों की कमी नहीं थी इसके शासन काल में। राष्ट्रकूट, सामंत व राजपुरुष इसके विरोधी थे, जो राष्ट्रकूटों के सामंत थे और राजपुरुष थे। विरोधियों के कारण सिंहसेन से हाथ धोना पड़ा था इसे। सिंहसेन एक इसकी राजधानी के नज़दीक ही आती थी और कुछ समय के लिए, परंतु कर्क राजा ने सहायता की इसकी व सिंहासन पुनः प्राप्त कर लिया था। यानी सिंहासन से भी हाथ धोना पड़ा था इसके, और जो सिंहसेन के नज़दीक इसका राज्य पड़ता था, और फिर बाद में इसे इस सिंहासन से भी उतार दिया जाता है। और उसके बाद ये अपने सिंहासन की सहायता कर्क राजा ने की थी उसको पाने के लिए, और कर्क राजा इसको हेल्प करता है और भी पुनः अपने सिंहासन पर बैठ जाता है। 878 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उसका पुत्र कृष्ण द्वितीय 878 ईस्वी में सिंहासन पर बैठता है, जो एक कमज़ोर शासक था। प्रतिहार चोल शासकों से परास्त होता है। ये बहुत ही गहराई से मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं और आशा करती हूँ कि इसमें से कोई भी आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी ऐसा पॉइंट स्किप ना हो। अगर होता भी है तो आप प्लीज़ कमेंट करें और बताएं मुझे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और इंद्र तृतीय 915 से 917 थोड़े ही वर्ष के लिए रहता है ये। कन्नौज की शक्ति को जड़ से हिला देता है ये। कृष्ण द्वितीय के बाद उसका पुत्र था ये इंद्र तृतीय, और सिर्फ 4 सालों के अपने कार्यकाल में बहुत कुछ कर जाता है ये। विलक्षण पराक्रम की उपाधि लेता है। पाल वंश देवपाल को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार करता है ये। साम्राज्य को विस्तार प्रदान करता है।
अल मसूदी इसके काल में आया था। अरब यात्री था जो इंद्र तृतीया का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। गुर्जर प्रतिहार और राजा महिपाल को परास्त किया इसने और एक बहुत बड़ी सेना लेकर उत्तरी भारत पर आक्रमण कर कन्नौज नगरी को बुरी तरह सत्यानाश कर दिया था उसका। और राजा महिपाल असहाय और इंद्र ने प्रयाग तक उसका पीछा किया और राष्ट्रकूट सेनाओं के घोड़ों ने गंगा के जल से अपनी प्यास बुझाई थी। ऐसी टिप्पणी की गई है ये इंद्र तृतीया के प्रति, और ये टिप्पणी एक विद्वान करते हैं जो उसके शासनकाल में थे। अमोघ वर्ष द्वितीय 917 से 918 ईस्वी। केवल एक ही वर्ष शासन करता है, ये कमज़ोर शासक था तो ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं। और इसके बाद तो इंद्र तृतीया के बाद तो शासन का अंत शुरू हो जाता है और गोविंद चतुर्थ इसके बाद आते हैं। 918 से 934 ईस्वी तक रहते हैं। अमोघ वर्ष द्वितीय का भाई अमोघ वर्ष को गद्दी से हटाया जाता है और गोविंद चतुर्थ को गद्दी पर बिठा दिया जाता है। और कुछ शासनकाल के दौरान ये नहीं करता और आगे के जो आने वाले शासक हैं वे उत्तरी भारत में अपने आप को छिपा लेते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई ऐसा शासक नहीं रहा था जो मतलब इतना शक्तिशाली हो कि इनके शासन को बचा सके। तो इस प्रकार अमोघ वर्ष तृतीया 934 से 939 ईस्वी गोविंद चतुर्थ का पुत्र था ये, इसका पुत्र था ये अमोघ वर्ष तृतीया। साम्राज्य में शत्रुता आरंभ हो जाती है इसके, और कृष्ण तृतीया और शत्रुता से इनको खदेड़ देने के चक्कर में इनको भगाते रहते हैं जो दूसरे प्रतिद्वंदी हैं। कृष्ण तृतीया 939 से 967 ईस्वी तक। और कलिंजर चित्रकूट जीते इसने। सबसे प्रतापी शासकों में उत्तर व दक्षिण दिशाओं में शक्ति का परचम फहराता था, जिसके चोल पांड्या केरल से कांची तक विस्तार दिया। लंका के राजा सिंहल ने भी प्रसन्न किया इसको। और खौडिग्य अमोघ वर्ष 967 से 972 ईस्वी में कृष्ण तृतीया का छोटा भाई था ये। पतन प्रारंभ हो जाता है, वह वृद्ध व्यक्ति था ये 967 से 972 खौडिग्य अमोघ वर्ष इसका। कृष्ण तृतीया का छोटा भाई था। परमार सैनिक यहाँ की तम्र प्रशस्ति साथ ले गए थे, जो परमार सैनिक यहाँ आए थे, जिससे अपमान व दुख के कारण जिसके कारण उसे अपमान और दुख हुआ के साथ ही उसका अंत हो जाता है खौडिग्य अमोघ वर्ष का। और 972 में निधन हो जाता है। कर्क द्वितीय 972 ईस्वी से 973 अंतिम शासक था ये। चोल शासक तैलप द्वितीय से पराजित हुआ था और राष्ट्रकूट साम्राज्य का अंत देखता है। तो आई होप माई एवरी कंटेंट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर कोई कमी हो तो प्लीज़ बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।